तो आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा मारुति का जो स्टैंडर्ड है मेस। मारुति का जो मेस करके जो स्टैंडर्ड है इसको बोलते हैं मारुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? मारुति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेस एक मारुति का ही पार्ट है जो कि टीयर 2 वेंडर्स को टेक केयर करते हैं लोग। मेस की जो टीम है टीयर 2 वेंडर्स पे जाके उनको उनके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करवाते हैं। मारुति ने उनको एक स्टैंडर्ड बना के दिया हुआ है। उस स्टैंडर्ड में 19 क्लॉजेज हैं। उस 19 क्लॉज के अकॉर्डिंग वो वेंडर एंड पे जाके इनिशियल असेसमेंट करते हैं कि इनके क्या गैप है। उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड भी करवाते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं वेंडर्स को। ठीक है। तो जो मेस है मारुति की जो टायर कंपनी है, ये सिस्टर कंपनी बोल सकते हैं, मारुति का ही पार्ट है मेस, जो कि टीयर 2 वेंडर्स को टेक केयर करती है। और मारुति जो है वो टीयर 1 वेंडर को टेक केयर करती है डायरेक्टली, टीयर 1। तो मारुति ने सप्लायर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका, तो फर्स्ट कैटेगरी इज ग्रीन कैटेगरी, सेकंड येलो एंड थर्ड वन इज रेड। रेड कैटेगरी का जो सप्लायर है वो वर्स्ट का सप्लायर कहलाते हैं, और येलो कैटेगरी के जो सप्लायर हैं वो क्या कह रहे हैं? ट्राइंग टू अचीव कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को अचीव करने में वो ट्राई करने में लगे हुए हैं। इनका एक क्राइटेरिया है कितना परसेंटेज मार्किंग उनको अचीव करना है, कितना स्कोर अचीव करना है येलो, मिनिमम येलो जोन में आने के लिए। ग्रीन जोन का मतलब यह है एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो सप्लायर ने इतना स्कोर ले लिया है जितना इसका मिनिमम स्कोर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, इट मीन्स वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने में कैपेबल है, या इतना ट्रेंड है वो सप्लायर के मारुति की रिक्वायरमेंट से भी अच्छी उसकी मैनेजमेंट बना हुआ है। ठीक है, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मारुति की एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है, तो वो सप्लायर भी ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। रेड कलर के जो सप्लायर हैं वो वर्स्ट सप्लायर कहलाते हैं। वर्स्ट सप्लायर मीन्स इनका एक क्राइटेरिया जो रेड कैटेगरी के लिए है, जो भी आपको मैं बताऊंगा स्कोर, वो स्कोर से कम अगर आते हैं तो वो रेड कैटेगरी में आ जाएगा, यानी वो वर्स्ट सप्लायर है। वो मारुति के एक्सपेक्टेशन को अचीव करने में क्या है, वो कैपेबल नहीं है, असमर्थ है। ऐसे सप्लायरों को मारुति रेड कैटेगरी में रख देती है। रेड कैटेगरी और येलो कैटेगरी में रहने का क्या मतलब है? रेड कैटेगरी का जो सप्लायर है मारुति को सप्लाई नहीं दे सकता है, ओके, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, उसको वो ब्लैक लिस्ट कर देती है। ऐसे केस में सप्लायर दोबारा से अगर मारुति से जोड़ना चाहता है देन फिर उसके स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हम जब कंसल्टेंसी देते हैं तो उस समय पे उनको हम सप्लायर को गाइड करते हैं कि कैसे दोबारा मारुति के साथ जोड़ा जाए। येलो जोन सप्लायर क्या है? येलो जोन सप्लायर ऐसे सप्लायर होते हैं जो अभी ट्राई कर रहे हैं मारुति की एक्सपेक्टेशन को अचीव करने में, उन्होंने उस मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर लिया है जो येलो जोन के लिए हैं। येलो जोन में आने के बाद वो सप्लायर मारुति को प्रेजेंट में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको मिला हुआ है उसको सस्टेन कर सकता है, उसको वो सप्लाई दे सकता है, मगर जितने पीरियड तक वो सप्लायर येलो जोन में रहेगा उतने पीरियड तक वो सप्लायर को नया बिजनेस नहीं मिलेगा मारुति से। ग्रीन कलर का क्या है? मारुति को नया ऑर्डर, मारुति से नया ऑर्डर मिलना उनको शुरू हो जाएगा और उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा बिजनेस का। मारुति की तरफ से प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी उनको ज़्यादा मिला करेगा। ठीक है, कि नए पार्ट भी उनके पास डेवलपमेंट के लिए आएंगे तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस है ग्रीन, येलो एंड रेड सप्लायर में। सप्लायर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
OEM टीयर 1 टीयर 2। जो सप्लायर डायरेक्ट मारुति को देते हैं वो टीयर 1 में कवर होंगे, क्योंकि मारुति OEM कैटेगरी में आती है। OEM की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो मारुति को टीयर 1 के थ्रू देते हैं उनको टीयर 2 सप्लायर बोलेंगे, यानी टीयर 1 के जो सब सप्लायर हैं उनको टीयर 2 सप्लायर बोला जाता है। ये मारुति टीयर 2 वेंडर ऑडिट का मेथोडोलॉजी है, कैसे मारुति प्रोसीड करती है ऑडिट सिस्टम को सप्लायर एंड पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? MSIL सप्लाई चेन टीम सेंड लिस्ट ऑफ वेंडर्स फॉर असेसमेंट ऑडिट टू मेस। मेस को मारुति की सप्लाई चेन एक लिस्ट बना के देती है कि ये सप्लायर हमारे लिस्ट में है, इनको ग्रीन कराना है। ठीक है। वेंडर ऑडिट फर्स्ट प्लान्ड बाय मेस बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ टीयर 1 वेंडर्स। तो मेस की जो टीम है वो टीयर 2 को प्लान जो है विजिट करने का के लिए प्लान करती है और उसमें टीयर 1 को अप्रोच करती है। ऑडिट डेट इज़ कम्युनिकेटेड टू T2 थ्रू T1। वो मेस की जो टीम है अगर टीयर 1 के थ्रू जाती है वेंडर पे टीयर 2 वेंडर पे, तो वो 2 में टीयर 1 को ये जो डेट जो डालेगी ऑडिट की T1 को 2 में डालेगी CC में, और T2 को 2 में रखेगी, CC में T1 को रखेगी। क्योंकि ऑडिट की डेट, ऑडिट का जितना भी स्कोर वगैरह है, क्या स्कोर उसने अचीव किया है, क्या उनको ग्रो करना है, सारा कुछ टीयर 1 के साथ में उनका टाई अप रहेगा। ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइड बाय मेस टीम टू T2 वेंडर विद कोऑर्डिनेशन ऑफ T1। तो जब उनका क्राइटेरिया फुलफिल होने लग जाता है, उनको लग रहा है कि सप्लायर काम करने लग गया है हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो गैप असेसमेंट के बाद फिर वो ऑडिट करने आते हैं, फिर देखते हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया है। ओके। ऑडिट स्कोर सेंड टू T1 T2 एंड MSIL सप्लाई चेन। मेस की जो टीम है ऑडिट का स्कोर को T1 T2 वेंडर को मेल करती है और सप्लाई चेन को भी मेल करती है मारुति में। इफ़ द वेंडर इज ग्रीन जोन, ओवरऑल स्कोर इज 60%, मिनिमम 40% इन क्रिटिकल क्लॉजेस, देन MSIL प्लान टू फाइनल ऑडिट। तो मारुति की ऑडिट में ग्रीन में आने के लिए, ग्रीन चैनल में आने के लिए 60% स्कोर लाना मैंडेटरी है, जिनमें से 40% स्कोर क्रिटिकल क्लॉजेज में लाना है। ये क्रिटिकल क्लॉजेस क्या होते हैं अभी मैं आपको इनकी वीडियो भी दूंगा और पढ़ाएंगे भी इनको। इफ़ वेंडर डू नॉट क्वालिफाई द ग्रीन जोन देन मेक इम्प्रूवमेंट एज पर टाइम फ्रेम डिसाइडेड बाय द MSIL एंड T1 वेंडर। अगर वो 60% स्कोर लेके नहीं आता है सप्लायर, तो उनको वो टाइम दे के जाते हैं 90 दिन का, 60 डेज़ का, कि हम दोबारा से आपके पास री ऑडिट करने आएंगे। मीन वाइल यू हैव टू इम्प्रूव दिस गैप अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स। ओके। जो भी ऑडिट के टाइम पे वो जो फाइंडिंग्स हैं उनके ऊपर वो काम करेंगे। इफ वेंडर नेक्स्ट है, इफ़ T2 वेंडर क्वालिफाई एज पर T1 असेसमेंट अलॉन्ग विद मेस टीम, देन T1 रिक्वेस्ट टू MSIL फॉर फाइनल ऑडिट। मारुति मेस की ऑडिट में जब कोई सप्लायर 80% या 90% लेके आता है, तो मेस की टीम को ये होप हो जाती है कि हमारे ऑडिट में जब ये 90% लाया है, तो मिनिमम 60 टू 67 के बीच में, वो 60 टू 70 के बीच में मारुति के फाइनल ऑडिट में लेके आ सकता है। तो फाइनली मेस अपना जो ऑडिट में तैयार पास हो जाते हैं सप्लायर मेस की ऑडिट में, फिर वो फाइनल मेल डालती है मारुति को, टीयर 1 को, और रिक्वेस्ट मेल जाती है वो मेस की तरफ से कि ये सप्लायर हमारी तरफ से ओके है। नाउ मारुति की सप्लाई चेन जो टीम है वो इनके लिए ऑडिट करने के लिए फाइनल डेट डिसाइड कर सकती है। फाइनल ऑडिट जो होता है वो मारुति के द्वारा किया जाता है। इसमें 19 क्लॉजेस कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्शन प्रिपरेशन, यहाँ पे पूरा NPD के बारे में वो आपसे पूछेंगे। सेकंड क्लॉज है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। जब आपका PPAP सबमिट हो जाता है तो मारुति का एक क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि 3000 क्वांटिटी तक या 3 महीने तक या 5000 क्वांटिटी तक, जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन है सप्लायर से,
उतने टाइम पे वो जो सप्लाई है इनिशियली वो स्पेशल कंट्रोल में कंट्रोल करनी है सप्लायर को। इसका एक क्राइटेरिया है जो आपको पढ़ाएंगे हम। तीसरा क्लॉज है चेंज मैनेजमेंट, जिसको हम 4M चेंज के नाम से जानते हैं। ये इसका क्रिटिकल क्लॉज है, जहाँ पर येलो मार्क्स लगा हुआ है, येलो कलर, वो क्रिटिकल है। तो 10 नंबर का है ये। फोर्थ क्लॉज है स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ऑफ प्रोसीजर, FMEA कंट्रोल प्लान, सा रिव्यू प्लान, ये सारी चीज़ें वो पूछेगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का प्रोसीजर, TNI, इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग प्लान, सारा कुछ इधर पूछेगा। वो स्किल मैट्रिक्स इधर ही पूछेगा। पॉइजन टेस्ट है वो आपको बताएंगे हम, पॉइजन टेस्ट भी इधर ही पूछता है। तो पांचवा क्लॉज भी क्रिटिकल है। क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, इंटरनल ऑडिट इधर ही से पूछेगा वो छठे क्लॉज में, 6 नंबर का है ये। सप्लायर कंट्रोल 2 नंबर का है। ये इसलिए 2 नंबर का रखा है क्योंकि जो Tier 2 सप्लायर हैं वो इस लेवल के नहीं है कि अपने अपने सप्लायर को वो किसी अच्छे लेवल तक मेंटेन कर सकें। ओके, इसीलिए सप्लायर कंट्रोल को 2 नंबर में रखा गया उनको, ये क्रिटिकल नहीं है। 8वां है हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी। तो हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी में कस्टमर कंप्लेंट पूछेगा वो। इन हाउस में जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं उनका एनालिसिस पूछेगा। कंप्लीट रिकॉर्ड क्वालिटी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा 8वें क्लॉज में, क्रिटिकल है ये, 12 नंबर का है। क्लॉज नंबर 10, क्लॉज नंबर 9 5S मैनेजमेंट। तो 9वां क्लॉज 5S मैनेजमेंट का है, 10 नंबर का है ये। पूरा शॉप फ्लोर में वो आपका 5S विजुअलाइजेशन का चेक करेंगे। 10th है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो यहाँ मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ओके, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इसके क्रिटिकल स्पेयर पार्ट लिस्ट, ये सारा कुछ इधर पूछा जाएगा। और ये 10 नंबर का है, क्रिटिकल क्लॉज है। 11वां नंबर पे है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये 8 नंबर का है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब ये है जो भी आपने स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कर रखे हैं शॉप फ्लोर में, जैसे SOP, WI, ओके, आपका कोई भी और भी स्टैंडर्ड हैं 5S से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारे स्टैंडर्ड या प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड वो सारे स्टैंडर्ड लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर के सामने वो स्टैंडर्ड आपने डिस्प्ले कर रखा है उसको पढ़ना ही नहीं आता है। IATF में भी हमने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेटर के आगे मशीन पर जो भी डॉक्यूमेंट डिस्प्ले है वो रीडेबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे शॉप फ्लोर में। 10 नंबर का है 12वें नंबर पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट। यहाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की आपसे बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑडिट की बात करेगा इधर वो। हैंडलिंग मैनेजमेंट, हैंडलिंग मैनेजमेंट में वो बात करेगा 13 नंबर का क्लॉज है ये। इसमें बात करेगा वो ट्रॉली का, जो आपकी बिन होती हैं मटेरियल को रखने के लिए, ट्रॉलीज जो होती हैं उनका क्लीनिंग का बात करेगा कि आपका क्लीनिंग का प्लान है कि नहीं, आपने शॉप फ्लोर में क्लीनिंग के लिए एक सेपरेट एरिया डिफाइन किया है कि नहीं किया, टूल को, बिन को, जो ट्रॉली और बिन जो होती हैं, ये शॉप फ्लोर से रिलेटेड है। 14th क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट, ये मारुए पार्ट का क्लॉज है ये। जो कंपनी, जो सप्लायर क्रिटिकल पार्ट बना के देता है मारुति को, तो वो 14th क्लॉज उसके लिए एप्लीकेबल होगा। जो क्रिटिकल पार्ट यानी मारुए पार्ट बना के नहीं देता है तो वो उसके लिए क्रिटिकल, ये 15th जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ज़्यादातर Tier 2 सप्लायर के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है। मारुए पार्ट मतलब जो क्रिटिकल पार्ट, ऐसा पार्ट जो सेफ्टी से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड होता है। 15वें नंबर पे है एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटी। यहाँ पे आपको लैब का स्कोप पूछेगा, क्या क्या टेस्ट करते हो, ये इक्विपमेंट क्या हैं, कैलिब्रेशन कहाँ से कराते हो, कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट पूछेगा लैब में जितने भी हैं, और टेस्ट पूछेगा, टेस्ट का रिकॉर्ड जो भी आप टेस्ट करते हो लैब के अंदर। 16th है प्रोसेस ऑडिट। यहाँ प्रोसेस ऑडिट के बारे में पूछेगा, 4 नंबर का है। 17 नंबर पे है स्केल एंड टॉप मैनेजमेंट बैंडविड्थ। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा वो, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो क्या चल रहा है, ये सीक्रेट पॉइंट है उनके, पैट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इन्होंने आपके यहाँ पे कितना लोन चल रहा है कंपनी के ऊपर, और फाइनली उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओवरऑल वेल्थ उसके पास 1 करोड़ की और लोन ले रखा है 4 करोड़ का,
तो ऐसे पे कस्टमर उसके ऊपर ट्रस्ट कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से पूछते हैं वो। 18वें नंबर पे है सेफ्टी। यहाँ सेफ्टी से बारे में पूछेगा, ऑपरेटर के बारे में, सेफ्टी के बारे में बात करेगा, और प्लांट की सेफ्टी के लिए बात करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह की बात करेगा इधर, और थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया है कि नहीं करवाया ये भी चेक करता है इधर। लीगल कंप्लायंस इसमें क्या चेक करेगा वो, ESI PF का रिकॉर्ड चेक करेगा, बिल्डिंग का लाइसेंस है या नहीं है ये चेक करेगा। और कंपनी अगर ऐसी है कि इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट से आया है, उसका जो डिस्पोज करती है, तो 14,001 का भी सर्टिफिकेट मांग सकती है, ISO 14,001, 45,001 का। ओके, तो इस तरीके से ये 19 क्लॉजेज हैं। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। तो मारुति या मेज जब ऑडिट करने के लिए आते हैं तो कैसे रेट मार्किंग देते हैं, 0, 1, 2। उसने कुछ एक्सपेक्टेशन और कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे पूछा है और आपने उसको फुलफ़िल करके दे दिया, पूरा सारा को सेटिस्फाइड कर दिया, तो 2 नंबर देगा एक रिक्वायरमेंट पे क्लोज वाइज। अगर पार्सली आपने सेटिस्फाइड किया है, उसको पार्सली डॉक्यूमेंट दिखाया है, तो वो 1 नंबर मिलेगा। और 0 नंबर यानी आपने कुछ भी नहीं दिखाया उसे, तो 0 नंबर दे देगा। टोटल जो ऑडिट है ये 130 मार्क्स का होता है। ग्रीन जोन में एंटर करने के लिए मिनिमम 60% चाहिए, और जिसमें से 40% आपका क्रिटिकल क्लॉजेज में होना चाहिए। अगर क्रिटिकल क्लॉजेज में आपका 40% नहीं है, देन आप जो है येलो कैटेगरी में आ जाओगे। बेशक आपका 60% है, 65% है, बट येलो आपका क्रिटिकल क्लॉजेज में 40% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मिनिमम 40% तो होना चाहिए। इसीलिए येलो में उसने बताया है 60% से अगर कम है ओवरऑल तो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और क्रिटिकल क्लॉजेज में 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप येलो कैटेगरी में आओगे। रेड कैटेगरी में ओवरऑल स्कोर 20% से कम है और क्रिटिकल क्लॉजेज में 10% से कम है, तो आप रेड कैटेगरी में आ जाओगे। ये इसका स्कोरिंग क्राइटेरिया है ग्रीन चैनल, येलो चैनल एंड रेड चैनल के लिए।